लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हुआ। जब उन्होंने यूनानी आक्रमणकारियों से भारत की सफलतापूर्वक रक्षा की, उसके बाद भारतीयों और यूनानियों के बीच पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के रूप में संबंध स्थापित होने लगे। मेगास्थनीज एक यूनानी राजनयिक जिसने पूरे भारत की यात्रा की, भारत में अपने विचारों और अनुभवों का वर्णन करता है और जो उसकी पुस्तक इंडिका में दर्ज है। चतुर्भुज आकार वाले भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट महासागर से घिरे हैं, लेकिन इसकी उत्तरी सीमा पर हेमोडोस पर्वत इसे स्किथिया के उस भाग से अलग करता है जहां सकाई कहलाने वाले स्किथियन रहते हैं, जबकि चौथा या पश्चिमी भाग सिंधु नदी से घिरा है, जो शायद नील नदी के बाद दुनिया की सभी नदियों में सबसे बड़ी है। पूरे देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 28,000 स्टेडिया और उत्तर से दक्षिण तक 32,000 स्टेडिया बताया जाता है। इस प्रकार इतने विशाल विस्तार का होने के कारण ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी के पूरे उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समाहित करता है। असल में भारत के सुदूर छोर पर अक्सर धूप घड़ी की कोई भी परछाई नहीं बनती है और रात के समय सप्तर्षि तारामंडल भी नहीं दिखता है। यहाँ तक कि सबसे दूर के इलाकों में तो स्वाति नक्षत्र भी नजर नहीं आता है। इसी के अनुरूप यह भी कहा गया है कि वहाँ शायद दक्षिण में पड़ते हैं। इसी तरह यहाँ के निवासी, जिनके पास जीवन यापन के प्रचुर साधन हैं, परिणाम स्वरूप सामान्य कद से अधिक ऊंचे होते हैं और अपने गौरवपूर्ण आचरण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कलाओं में भी कुशल पाया जाता है, जैसा कि उन लोगों से अपेक्षा की जा सकती है जो शुद्ध हवा में सांस लेते हैं और बहुत बढ़िया पानी पीते हैं, और जहाँ मिट्टी अपनी सतह पर खेती के लिए जाने माने सभी प्रकार के फल उगाती है, वहीं इसके नीचे हर तरह की धातुओं की कई नसें भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सोना और चांदी और तांबा और लोहा भरपूर मात्रा में है, और यहाँ तक कि टिन और अन्य धातुएं भी हैं जिनसे उपयोग और आभूषण की वस्तुएं, साथ ही युद्ध के उपकरण और साजो सामान बनाए जाते हैं। चूंकि प्रत्येक वर्ष 2 बार वर्षा होती है, एक सर्दियों के मौसम में जब अन्य देशों की तरह गेहूं की बुवाई होती है, और दूसरी ग्रीष्म संक्रांति के समय जो चावल और बोस्पोरम, साथ ही तिल और बाजरा बोने का उचित मौसम है। इसलिए भारत के निवासी सालाना 2 फसलें काटते हैं। और यदि बुवाई में से एक कमोबेश निष्फल भी हो जाए, तो वे दूसरी फसल के बारे में हमेशा निश्चिंत रहते हैं। इसके अलावा स्वतः उगने वाले फल और दलदली जगहों पर उगने वाली जड़ें, जो विविध मिठास वाली होती हैं, मनुष्यों के लिए प्रचुर मात्रा में जीविका प्रदान करती हैं। तथ्य यह है कि देश के लगभग सभी पौधों में नमी होती है जो समान रूप से अनुकूल होती है, चाहे वह नदियों से प्राप्त हो या आश्चर्यजनक नियमितता के साथ गर्मी के मौसम की धाराओं से। जबकि प्रचलित अत्यधिक गर्मी दलदलों में उगने वाली जड़ों और विशेष रूप से लंबे सरकंडों की जड़ों को नम कर देती है। लेकिन इसके अलावा भारतीयों द्वारा कुछ ऐसी प्रथाओं का पालन किया जाता है जो उनके बीच अकाल की घटना को रोकने में योगदान करती हैं, क्योंकि जहां अन्य राष्ट्रों में युद्ध के दौरान मिट्टी को तबाह करना और इस तरह उसे एक बंजर भूमि में बदलना आम बात है, वहीं भारतीयों में, जिनके द्वारा किसानों को एक पवित्र और अलंघनीय वर्ग माना जाता है, मिट्टी जोतने वाले तब भी जब उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, किसी भी खतरे से अविचलित रहते हैं।
क्योंकि संघर्ष में दोनों पक्षों के लड़ाके एक दूसरे का नरसंहार करते हैं, लेकिन खेती में लगे लोगों को पूरी तरह से बिना किसी परेशानी के रहने देते हैं। इसके अलावा वे न तो दुश्मन की भूमि को आग से तबाह करते हैं और न ही उसके पेड़ काटते हैं। भारत में फिर कई बड़ी और नौगम्य नदियां हैं। इनका उद्गम उत्तरी सीमा पर फैले पहाड़ों से होता है और ये मैदानी इलाकों से गुजरती हैं। इनमें से कई नदियां आपस में मिलकर अंत में गंगा नदी में जा मिलती हैं। अब यह नदी, जो अपने स्रोत पर 30 स्टेडिया चौड़ी है, उत्तर से दक्षिण बहती है और अपना पानी समुद्र में खाली करती है, जिससे यह गंगारिडाई की पूर्वी सीमा बनाती है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास सबसे बड़े आकार के हाथियों की एक विशाल सेना है। इसी कारण उनके देश को कभी किसी विदेशी राजा ने नहीं जीता, क्योंकि अन्य सभी राष्ट्र इन जानवरों की भारी संख्या और ताकत से डरते हैं। भारत की पूरी आबादी 7 जातियों में विभाजित है, जिनमें से पहली ब्राह्मणों के सामूहिक निकाय द्वारा बनती है, जो संख्या में दूसरों से कम है, लेकिन अन्य वर्गों पर प्रतिष्ठा में सर्वोच्च है। क्योंकि दार्शनिक सभी सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त होने के कारण न तो दूसरों के स्वामी हैं और न ही सेवक। हालांकि वे निजी व्यक्तियों द्वारा जीवन काल में देव बलिदानों को अर्पित करने और मृतकों के अंतिम संस्कार का जश्न मनाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि वे ब्राह्मण देवताओं को सबसे प्रिय माने जाते थे और पाताल लोक से संबंधित मामलों से सबसे अधिक परिचित माने जाते थे, ऐसी सेवाओं के बदले में उन्हें मूल्यवान उपहार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को वे बहुत लाभ भी पहुंचाते हैं। जब साल की शुरुआत में वे सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो वे वहां मौजूद लोगों को सूखे और बारिश के मौसम, अनुकूल हवाओं और बीमारियों के बारे में पहले ही आगाह कर देते हैं। साथ ही उन फायदेमंद विषयों के बारे में भी जिनसे सुनने वालों को लाभ हो। इस प्रकार लोग और संप्रभु पहले से ही ये जानकर कि क्या होने वाला है, हमेशा आने वाली कमी के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान करते हैं और जरूरत के समय में मदद करने वाली चीजों को पहले से तैयार करने में कभी असफल नहीं होते हैं। दूसरी जाति में किसान शामिल हैं, जो दूसरों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में प्रतीत होते हैं। इसके अलावा लड़ाई और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से मुक्त होने के कारण वे अपना पूरा समय जुताई के लिए समर्पित करते हैं। या क्या कोई दुश्मन अपने हाथ पर काम कर रहे किसान पर आकर उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि इस वर्ग के पुरुषों को सार्वजनिक हितैषी माने जाने के कारण सभी चोटों से बचाया जाता है। इस प्रकार भूमि तबाह हुए बिना रहती है और भारी फसलें पैदा करती है। निवासियों को जीवन को बहुत आनंददायक बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। किसान स्वयं अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते हैं और किसी भी निजी व्यक्ति को भूमि का मालिक होने की अनुमति नहीं है। भूमि कर के अलावा वे शाही खजाने को अपनी उपज का चौथाई हिस्सा भी देते हैं। तीसरी जाति ग्वालों और चरवाहों की है और इसमें आम तौर पर वे सभी पशुपालक शामिल हैं जो किसी शहर या गांव में बसने के बजाय हमेशा अपने तंबुओं में ही रहते हैं। शिकार और जाल बिछाकर वे देश को हानिकारक पक्षियों और जंगली जानवरों से मुक्त करते हैं। क्योंकि वे इस काम में उत्सुकता और लगन से लगे रहते हैं, भारत को उन नाशक जीवों से मुक्त करते हैं जिनसे यह भरा पड़ा है। सभी प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी जो किसानों के बोए बीजों को खा जाते हैं। चौथी जाति में कारीगर शामिल है। इनमें से कुछ हथियार बनाने वाले हैं, जबकि अन्य वे उपकरण बनाते हैं जिन्हें किसान और अन्य लोग अपने विभिन्न व्यवसायों में उपयोगी पाते हैं। यह वर्ग न केवल करों का भुगतान करने से मुक्त है, बल्कि शाही खजाने से रखरखाव भी पाता है।
यह युद्ध के लिए अच्छी तरह से संगठित और सुसज्जित है, संख्या के मामले में दूसरा स्थान रखता है और शांति के समय में खुद को आलस्य और मनोरंजन के लिए समर्पित कर देता है। पूरी सेना, हथियारबंद पुरुष, युद्ध के घोड़े, युद्ध के हाथी और अन्य सभी का रखरखाव राजा के खर्च पर किया जाता है। छठी जाति में पर्यवेक्षक शामिल है। उनका काम भारत में होने वाली हर चीज की जांच पड़ताल और निगरानी करना और राजा को या राजा न होने पर मजिस्ट्रेटों को रिपोर्ट करना है।